तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने मोमेंटम तक पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग मोमेंटम के आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, और 9 है या 8 है? 8 है, चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल के सेशंस में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, और आज के सेशंस में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने का ट्राई करने वाले हैं। सो कल के सेशंस में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, और मोमेंटम के बारे में हमने ये पढ़ा कि मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये फिजिकल क्वांटिटी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। सो मोमेंटम हैज द बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम में डायरेक्शंस भी होता है और हमारा मैग्नीट्यूड भी है। सो कह सकते हो कि ये फिजिक्स का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट द वेलोसिटी। तो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि मास हमारा यहाँ पे क्या है? स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी के डायरेक्शन पे हमारा मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? डिपेंड करता है। अगर हम लोग मोमेंटम का ऐसा यूनिट समझने का ट्राई करें तो मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। सो आप मोमेंटम का ऐसा यूनिट बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो आपका मोमेंटम है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम and the SI unit of velocity is meter per second. So the SI unit of momentum will be kilogram meter per second. हाँ भाई, एक साथ। हाँ भाई, तो मास का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का कितना है? मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो मैं आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? ठीक है, समझ में आई बात है? So since the application of an unbalanced force bring a change in the velocity of the object, it is therefore clear that the force is also produce change of momentum. So velocity जो change होगी वो unbalanced force के लगने के कारण क्या होगी? velocity change होगी, ठीक है। So कह सकते हैं कि जो हमारा जो momentum है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो फोर्स पे डिपेंड करता है। So let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along the straight road to give its speed 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. If one or two person give a sudden push, unbalanced force to it hardly starts, but continuous push over the some time results in a gradual accelerations of the car to this speed. It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. तो कहा कि मोमेंटम सिर्फ फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है, मोमेंटम कितने टाइम तक फोर्स लगाया है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो इट में then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed. The second law of motion states that second law of motion क्या कहता है? तो कह रहा है the rate change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. क्या कह रहा है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाएगा? तो मान लो कि इनिशियली एक ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट था जो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। अब हमने F फोर्स लगाया और ये फोर्स t टाइम तक लगाया, और t टाइम तक लगाने के बाद इस m मास की वेलोसिटी क्या हो जाती है? v हो जाती है, ठीक है। अब हमने फोर्स कितने टाइम तक लगाया? t टाइम तक लगाया। तो कह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu, इट इज चेंज इन मोमेंटम। रेट चेंज का मतलब क्या है?
चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सो हर एक सेकेंड में या हर एक टाइम यूनिट में रेट चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, mv माइनस mu। सो उसी फैक्ट के बारे में बता रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट चेंज हमेशा याद रखना है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, व्हेन यू डिवाइड द चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम then you will get the rate change of momentum. So rate change of momentum of an object is proportional to applied force, applied unbalanced force in the direction of force। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ के इस डेफिनेशन से, सेकेंड लॉ के इस स्टेटमेंट से आप फोर्स का क्या कर सकते हो, डेरिवेशंस कर सकते हो या फोर्स के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m is moving along a straight line with an initial velocity u। एक m मास का ऑब्जेक्ट क्या है, u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। एक मिनट यार, तो m मास का एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली क्या है, u वेलोसिटी से चल रहा है। अब क्या हुआ, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसको हमने यूनिफॉर्मली क्या किया, क्या एक्सेलरेट किया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे आएगा, जब इसमें कॉन्स्टेंटली हम लोग क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे नहीं आ सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स हम लोग ना लगाए। तो हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट हमारा u वेलोसिटी से चल रहा था और इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू द वेलोसिटी v in time t by the application of a constant force F। अब हमने F constant force t टाइम तक लगाया throughout the time t, तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया। The initial and final momentum of the object will be p1 and p2। p1 will be m into u and p2 will be m into v respectively। चीजें समझ में आ रही है सारे बच्चों को? एक मिनट, शांत हो जाइए एकदम, बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लास के ड्यूरेशन में सिर्फ पढ़ने की ट्राई करना है, ठीक है। क्लास हो जाएगी 1 घंटे के बाद, फिर अपना जो भी बात करना हो करो, बट अभी 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखो और चीज़ों को समझने में ध्यान रखो, ठीक है। सो हमने m मास का ऑब्जेक्ट जो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा था, इस पे कॉन्स्टेंटली हमने फोर्स लगाया F फॉर द टाइम t, और इसके कॉन्सिक्वेंस में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v। सो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा mv माइनस mu। आएगा या नहीं आएगा? सो चेंज इन मोमेंटम हमने लिखा p2 माइनस p1 और इट विल बी mv माइनस mu। सो इसको अगर m कॉमन ले देन वी हैव m into v minus u, and from the second law न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कह सकते हैं रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स या प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, t से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो t से डिवाइड कर दिया तो हम लोग लिख सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू द m into v minus u अपॉन t। अब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वलिटी का साइन लगाया है, तो यहाँ पे k हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप यहाँ पे लगाओगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन पे आप इक्वलिटी का साइन लगा सकते हो,
ठीक है, तो इक्वलिटी का हमने साइन लगा दिया। अब क्या है, v माइनस यू अपॉन टी क्या है, ए के इक्वल होता है, ये हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में मोशन में पढ़ा था। रेट चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, सो के एफ इज इक्वल टू के एम ए। ठीक है, सो इस तरीके से f का हमें एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। f हमारे किसके इक्वल है, के एम ए के इक्वल है। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप कैलकुलेट करोगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सो हमारा f अभी बताएंगे भाई 1 कैसे आएगी। ठीक है ना, घबराओ मत। सो कैसे आएगा वो पता चलेगा। k की वैल्यू क्या होगी, f अपॉन एम ए के इक्वल होगी, होगी या नहीं होगी। अब इधर ध्यान दे दे, f इज इक्वल टू क्या होगा, f इज इक्वल टू k इंटू एम ए है, सो k इज इक्वल टू f बाई एम ए होगा। सो अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो क्या एक्सेलरेशन कितना आता है, अगर एक्सेलरेशन 1 यूनिट ही आता है तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, बारी बारी से फोर्स लगाओगे और उसका मास और एक्सेलरेशन में देखोगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि k की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। आपको लगेगा कि k जो फैक्टर है m और a का जब भी प्रोडक्ट करोगे तो ये f के इक्वल आएगा। यानी कि जितना आप फोर्स लगाया है, मान लो कि 2 किलोग्राम के आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, और उसमें एक्सेलरेशन क्या आया, 3 आया। तो अगर आपने 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे 6 न्यूटन का फोर्स लाया और लगाने से इसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। तो 3 टू जा 6, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6n इज इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, किलो ये न्यूटन आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे k की वैल्यू 1 है। अगर k की वैल्यू 1 नहीं होती तो यहाँ पे ये 6 न्यूटन के इक्वल होता नहीं। अगर इसकी वैल्यू कुछ और होती, 1/2 होती, तो तब भी ये 6 न्यूटन के इक्वल नहीं होता। ठीक है, सो आप देखोगे कि अगर 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे 6 न्यूटन का जैसे ही फोर्स लगाओगे तो इस पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन जनरेट होगा। सो दिस प्रूव्स दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो फाइनली आपको फोर्स का एक फॉर्मूला मिल रहा है m इंटू ए। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर m मास की ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के कारण उसमें a एक्सेलरेशन जनरेट होता है, तो आप कह सकते हो कि इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, m इंटू ए के इक्वल होगा। समझ में आई बात है। सो v माइनस यू अपॉन टी इज द एक्सेलरेशन। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है। हाँ फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने ये सीखा है कि रेट चेंज इन मोमेंटम, अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालें तो हमने चेंज इन मोमेंटम, हमने मान लो कि m मास के ऑब्जेक्ट पे क्या किया, F फोर्स लगाया और ये F फोर्स t टाइम तक लगाया। मान लो कि यहाँ पे एक हमारा m मास का ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v u थी और इस पे मैंने F फोर्स लगाया। यहाँ पे कितना लगाया, F फोर्स, और कॉन्स्टेंटली मैंने F फोर्स लगाता रहा और अभी भी यहाँ तक t टाइम तक मैंने F फोर्स लगाया है और F फोर्स लगाने के कारण इसने v वेलोसिटी अटेन की। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा आएगा mv माइनस mu। बट रेट चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, रेट चेंज इन मोमेंटम, हमारा रेट चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, तो mv माइनस mu अपॉन t एंड इट इज proportional to the applied force according to second law of motion. So F is proportional to the mv minus mu upon t। अब यहाँ पे अगर m हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ पे आएगा v माइनस यू अपॉन टी और यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a के इक्वल होता है। सो यहाँ पे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। सो प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हम लोग रिमूव करें यहाँ से
तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा KMA, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि क्या है, तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगी। तो हमने क्या किया कि एक एम मास के ऑब्जेक्ट पे 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे हमने 5 न्यूटन का मान लो या 6 न्यूटन का मान लो कि फोर्स लगाया, तो हमने देखा कि इसमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट हो रही थी, और इससे ये प्रूव होता है कि जरूर के की वैल्यू 1 के इक्वल है, तभी एफ जो है एम ए के प्रोडक्ट के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है उसी फैक्ट को, द क्वांटिटी के is the constant of proportionality. The SI unit of mass and acceleration are kilogram and meter per second square respectively. The unit of force is chosen that the value of the constant K becomes 1. For this, one unit of force is defined as the amount that produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass. That is, 1 unit of force is equal to K into 1 kilogram and 1 meter पर सेकेंड। अगर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अगर लगाओगे तो उसमें उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इससे पता चल रहा है कि के की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। सो दस द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, और इसको दूसरे अगर 1 की जगह पे आप 2 भी लगाओगे तब भी इसके मास और इसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। सो इस सिचुएशन में भी के की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। यानी कि आप जब भी ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है, जो चीजें हो रहा है उसी को तो मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ इसीलिए वैसा हो रहा है। न्यूटन के जो भी लॉ है वैसा ही हमारा कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट एक्ट करता है, इस कारण से वो लॉ दिया गया है, ना कि लॉ के कारण वो ऑब्जेक्ट वैसा नेचर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, हमने नेचर को समझा फिर लॉ बनाया, समझे ना, बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि हमने जो कहा है उसके कारण से वो ऑब्जेक्ट वैसा बिहेव कर रहा है, हमने ऑब्जेक्ट के बिहेव को समझ के लॉ बनाया है कि इसी तरीके का नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट इसी तरीके का रिस्पॉन्स करता है। हमेशा ही जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने ऑब्जर्वेशन से समझा है और इसी फैक्ट को हमने फिर लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आई बात। सो यहाँ पे के की जो वैल्यू आ रही है, के की वैल्यू कितनी आ रही है, तो के की वैल्यू 1 आएगी। तो एफ का जो हमें है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिलेगा, और मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे मिलेगा, F इज इक्वल टू एम ए। अगर M मास के ऊपर में आप F फोर्स लगा रहे हो और A एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है तो F फोर्स क्या होगा, ma के इक्वल होगा। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर or Newton, which has the symbol N. The second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object as the product of its mass and accelerations. और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये पता चल रहा है, फोर्स का डेफिनेशन पता चल रहा है या फोर्स को कैलकुलेट करने का वे पता चल रहा है। इसके पहले हमें फोर्स को कैलकुलेट करने का कोई भी वे नहीं था, कुछ था। हम लोग कह रहे थे कि फोर्स क्या है, तो एक इफेक्ट है जो मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मोशन के डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, या वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। बट अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ma है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिल रहा है, ठीक है। तो कोई पूछे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो कहोगे कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड अनबाइलेंस फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कह सकते हैं, या इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमेशा ही आप अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार हम लोग फिर से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट पे चलते हैं जरा।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है ना, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। ये याद रखना है हमेशा। और हम लोग इस लॉ को हमेशा ही डे टू डे लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अगर मैं किसी तरीके से टाइम को बढ़ाऊं तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। टाइम को बढ़ाऊं तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टाइम को घटाऊं तो क्या हो जाएगा? फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं गोली को पिस्टल से छोड़ू, बुलेट को पिस्टल से छोड़ू, तो टाइम क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा लग जाएगा। वही बुलेट को मैं हाथ से फेंक के मारूं, फोर्स क्या हो जाएगा? टाइम ज्यादा हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक फास्ट चलती हुई ट्रेन बहुत ज्यादा इंजरी दे सकती है, एक स्लो मूविंग ट्रेन भी इंजरी दे सकती है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट टाइम के बढ़ जाने के कारण उतना इंपैक्ट नहीं देगा, उतना नुकसान नहीं देगा। अब आपने देखा होगा कि खिलाड़ी को जब भी क्रिकेट बॉल को कैच करने के लिए बोला जाता है तो उसमें बोला जाता है हाथ को धीरे धीरे आपको पीछे करना है लेके। तो इस कारण से क्या है कि आप टाइम को बढ़ा रहे हो और टाइम के बढ़ाने के कारण आपके हाथ पे जो बॉल का इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। आप बॉल को ऐसे पकड़ो, चोट ज्यादा लगेगा क्योंकि आप टाइम को क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। बॉल वहां से आ रहा है और आप ट्राई कर रहे हो यहाँ से हाथ को या तो ऐसे ले जाओ या हाथ को ऐसे ले जाओ। तो बेटर क्या है? हाथ को पीछे ले जाना। हाथ को पीछे ले जाना टाइम को बढ़ाएगा और टाइम का बढ़ना फोर्स को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। रेट चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, और रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। यहाँ पे रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स है। तो टाइम को अगर मैं बढ़ा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हाथ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सो इसी चीजों को अभी हम लोग समझेंगे। सो have you noticed that the while catching a fast moving cricket ball, the fielder in the ground gradually pulls his hand back with the moving ball? In the doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of moving ball decreases to zero। हाई वेलोसिटी की बॉल आ रही थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होने वाली है। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या करना चाह रहे हो? घटाना चाह रहे हो। घटेगा कैसे? टाइम को बढ़ाएंगे। ठीक है, so thus the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of the catching the fast moving ball is also reduced। if ball is stopped suddenly, then its velocity decreases to zero in a very short interval of time, so impact will be more। impact क्या हो जाएगा? more हो जाएगा। thus the rate change of momentum of the ball will be larger। rate change क्या हो जाएगा? larger कब होगा? जब टाइम कम होगा। टाइम ज्यादा होगा तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। ठीक है, so therefore a large force would have to be applied for holding the cat that may hurt the palm of the fielder। in the high jump athletic event, the athletes are made to fall either on the cushions bed or on the sand bed। अब cushions bed और sand bed से क्या बेनिफिट होगा? आपका हार्ड सरफेस है, आप गिरोगे तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? काफी इंक्रीज हो जाएगा और बहुत ज्यादा चोट लगेगा। अब यहाँ पे गिरे तो इस समय वेलोसिटी तो बहुत हाई थी बट आप धीरे धीरे नीचे भी गए तो टाइम क्या हो गया? ज्यादा लगा। टाइम ज्यादा लगा तो रेट चेंज क्या हो गया? कम हो गया। और रेट चेंज के कम होने के कारण क्या होगा? इम्पैक्ट रिड्यूस कर जाएगा। करेगा या नहीं करेगा? अगर स्पॉन्जी कुछ रख दिया है, मान लो कि कोई एथलीट है और एथलीट लॉन्ग जंप कूद रहा है तो यहाँ पे सैंड लगा देते हैं नीचे में, तो सैंड लगा दे या वहां पे पत्थर लगा दे, पत्थर से चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि सडनली आप स्टॉप होंगे और सडनली स्टॉप होने के कारण रेट चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। आपकी वेलोसिटी जब तक ग्राउंड को टच नहीं किए तो बहुत ज्यादा थी और सडनली जीरो हो गई। सडनली जीरो हुई है तो इम्पैक्ट बढ़ेगा या कम होगा? बहुत स्पीड से आ रही हो, सडनली तुमको रोक दे, इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। बट अब बहुत स्पीड से आ रहे हैं, मैं तुमको धीरे धीरे रोकूं बट धीरे धीरे रोकूं और साथ में पीछे जाऊं तो इम्पैक्ट क्या होगा? कम होगा। तो स्पंज में आप एक बार गिरे
बट जब जिस समय आप टच किए वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा थी, बट ये धीरे धीरे क्या स्पंज नीचे की तरफ गया तो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी भी रिड्यूस हुई और टाइम क्या हो गया इंक्रीज कर गया, और इस कारण से इंपैक्ट क्या हो गया रिड्यूस कर गया। समझ में आया डिफरेंस? अगर यहाँ पे कोई सॉलिड रख लिया, यहाँ पे आपका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड का है, एक सेकंड में 50 मीटर और सडनली जीरो हो गया, एक सेकंड में जीरो हो गया, तो इंपैक्ट ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत ज्यादा होगा। मान लो 50 सेकंड का है, 1 से 2 सेकंड में कितना डिफरेंस आएगा? 50 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है, या आप मूव कर रहे थे, आप एक ग्राउंड पे कूदे और 1 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई। आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ गया? 0 माइनस 50/1, यानी कि कितना हो गया? 50 न्यूटन का नेगेटिव फोर्स लगा, यानी कि आप जिधर से आ रहे थे आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगा। इसी को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड और बढ़ा देते हैं। 1 सेकंड, 1 2, 2 सेकंड लग गया, 2 सेकंड लगते हैं ये 2 हो गया, ठीक है, अभी भी जीरो हुआ है, ठीक है, बट अब हमने क्या कर दिया? 2 सेकंड, 2 सेकंड करते हैं ये आधा हो गया, 2 सेकंड करते हैं कितना हो गया? आधा हो गया, 25 हो गया। तो 50 न्यूटन का फोर्स और 25 न्यूटन का फोर्स में तो अंतर आपको साफ दिख रहा है, सिर्फ 1 सेकंड के डिफरेंस करने से। इसीलिए जब हम लोग लॉन्ग जंप करता है तो वहां पे हार्ड मिट्टी नहीं रखते हैं, हम लोग सॉफ्ट रखते हैं, क्योंकि वो स्लाइड करेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ पेंट्रेट करेगा, तो इट विल इंक्रीज द टाइम। इसी तरीके से वो जो एथलीट्स होते हैं, वो जो हाई जंप करते हैं डंडा लेके, तो उसमें हम लोग क्या करते थे? नीचे में क्या लगाते थे? स्पंज लगा देते हैं। स्पंज नहीं लगा के ठोस चीज ऐसे लगा दो, ऐसा कार्डबोर्ड लगा दो, उसका हड्डी गुड्डी टूट जाएगा, क्योंकि वो जब तक टच नहीं किया है या किया है उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई होगी, और सडनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट सडनली जीरो नहीं होके हम लोग धीरे धीरे उसको जीरो करें। एक बार स्पंज पे आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, तो क्या होगा? टाइम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी भी धीरे धीरे घट रही है, तो आपको इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। वही उसी तरीके से कैच को आप ऐसे पकड़ो, बॉल उछल भी सकती है, कैच भी स्लिप कर सकता है और हर्ट भी हो सकता है, बट इसी को ऐसे करो। हाँ, तो इसीलिए जो धोनी का विकेट कीपिंग का स्टाइल है, उसने कहा कि मैं कैच आने नहीं दूंगा, मैं कैच को कैप्चर करूंगा, यानी कि 1 सेकंड के फासले को भी वो कम, तो उसका कुशनिंग ज्यादा होता था कि हाथ में चोट न लगे। वो बॉल को ऐसे नहीं आके पकड़ता था, वो ऐसे खड़ा है और वहां से बॉल आया और आगे से जैसे वो है ऐसे करके पकड़ के ऐसे मार देता था, क्योंकि वो उस मिली सेकेंड को भी यूज क्या करना चाहता था? यूज कहता मेरे को ना चोट लगेगा, मैच तो जीत जाऊंगा ना मैं। फिजिक्स को जानता था, तो कहा एक्स्ट्रा कुशनिंग लगा लेता हूँ, कुशन लगा लेता हूँ। तो कुशन लगा के जब मैं पकड़ूंगा तो कुशनिंग वो टाइम को बढ़ाएगा, पकड़ तो लूंगा मैं पहले, बट इंपैक्ट को रिड्यूस कर दूंगा कुशनिंग लगा के। तो एक्स्ट्रा कुशनिंग होता था उसके ग्लव्स में। इससे पहले जितने भी क्रिकेटर थे इस चीज का दिमाग नहीं लगाते थे, वो हमेशा ही ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है कि बॉल को पकड़ना है तो पीछे से पकड़ो और फिर आगे ले जाके हिट करो। तो एक तो बॉल को जब आगे आ रहा है तो टाइम लग रहा है, पीछे तुम्हारा हाथ तो बच रहा है, फिर लेकिन आधा सेकंड लग गया आपको आगे ले जाने में। एक तो बॉल को पीछे आने का चांस दिया, फिर आगे। अब बॉल को उसने कहा कि मैं पीछे नहीं आने दूंगा, मैं तो झपट्टा मारूंगा, मैं आने नहीं दूंगा, मैं आगे कूद के जाऊंगा, पकड़ूंगा, ऐसे कर दूंगा बस, ठीक है। तो उसने क्या किया? अपने ग्लव्स में मॉडिफिकेशन किया, उसने क्या किया? एक्स्ट्रा कुशनिंग लगा, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया? तो इस तरीके से इंपैक्ट को क्या किया जा सकता है? रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो इन ए हाई जंप एथलेटिक इवेंट द एथलीट्स आर मेड टू फॉल ईदर ऑन cushioned bed or on a sand bed. This is to increase the time of athletes fall to a stop after making the jump. This decreases the rate of change of momentum and hence the force. ठीक है, try to ponder how the karate players breaks a slab ice and with the single blow. अब ये देखो, कराटे प्लेयर क्या करता है? कराटे प्लेयर ये करता है कि स्लो मोशन में कराटे प्लेयर सबसे ज्यादा हर्ट कौन सा प्लेयर कर सकता है? तो जिसका मूवमेंट सबसे फास्ट हो,
अब मोमेंट के फास्ट करने से क्या होगा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम को वो इंक्रीज कर देगा। फिजिक्स को समझा, फिजिक्स क्या है कि टाइम को अगर कम करें तो इंपैक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब मेरे को क्या करना है, फोर्स ही तो बढ़ाना है। दो चीजें किया कराटे प्लेयर ने, एक तो कहा कि ऐसे मारने से अच्छा ऐसे मारो, क्यों, क्योंकि ऐसे मारने से प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि ये एरिया ज्यादा है, तो मैं पहले एरिया को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। कहा कि एक चीज का तो समाधान मिल गया कि मैं ऐसे मारूंगा तो ज्यादा चोट लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग जाएगा। बट दूसरा कहा कि धीरे मारता हूं, और एक बार मैं जो सबसे एक्सपर्ट कराटे प्लेयर होगा उसका तुम हाथ को नहीं देख पाओगे कि कब तुमको मार के यहाँ पे आ गया, तुमको लगेगा उसका हाथ वहीं पे था। बट जब स्लो मोशन में देखोगे तो देखोगे कि उसका हाथ वहां भी गया और वहां से वापस भी आया, बट इतना मिली सेकंड में आया है कि इंपैक्ट कितना हो जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो ईंट को भी तोड़ सकता है। अगर मैं तोड़ना चाहूं नहीं टूटेगा, तुम तोड़ना चाहो नहीं टूटेगा, कि तुम में हमने उतनी ट्रेनिंग नहीं किया है, उतना स्पीड नहीं है। मैं मारूंगा मेरा हाथ टूट जाएगा, वो मारेगा वो क्या करेगा, ईंट तोड़ देगा। क्यों, क्योंकि वो जितना स्पीड से मार रहा है फिर से वापस आ रहा है, तो यहां से वहां तक ले जाने में मेरे को 1 सेकंड लगता है, उसको 1/10 सेकंड लगता है। तो 1 सेकंड और 1/10 सेकंड में देखो फोर्स कितना बढ़ जाता है। मान लो कि मैं हूं सिर्फ और एक कराटे प्लेयर है, मैंने भी क्या किया कि यहां से यहां तक ले जाने में हाथ को, ठीक है, मैंने लगाया कितना, तो मैंने कहा कि फोर्स जो है हमारा पहले निकाला था ना, यहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, इट इज डायरेक्ट, इट इज इक्वल टू द एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। तो मेरा हाथ का मास और उसके हाथ का मास तो बराबर है, मान लिया हाथ का मास बराबर। अब मैंने जिस वेलोसिटी, अब मैं क्या किया कि यहाँ पे मैं गया, इसकी वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम हम लोग सिर्फ निकालते हैं यहाँ पे। तो मेरा मोमेंटम जो था कि मेरा भी मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम 50 ही था, मान लो 50 मोमेंटम था, और फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा जब उससे टकराऊंगा मैं। इनिशियल मोमेंटम 50 था, ठीक है। अब मैं गया, 1 सेकंड लगा मेरे को उस ईंट तक जाने में, 1 सेकंड लगाया मैंने, यहां से वहां तक जाने में मैंने 1 सेकंड लगाया। बट उस कराटे प्लेयर ने 1/10 सेकंड लगाया। कितना लगाया, 1/10 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड लगाया। अब ये जो हमारा 50 है वो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन। जो हमारा 50 न्यूटन था उसने कितना फोर्स एक्सर्ट कर दिया, 500 न्यूटन कर दिया भाई। क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, टूट नहीं जाएगी। हाँ चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ रहा है। तो कराटे प्लेयर्स पे सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं काम करता, वो अपने स्पीड पे बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। बॉक्सिंग प्लेयर, ठीक है, सो ट्राई टू पॉन्डर हाउ द कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद द सिंगल ब्लो, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन can be mathematically stated from the mathematical expression for the second law of motion. F is equal to ma, so F is equal to m into v minus u upon t, so ft is equal to mv minus mu, ठीक है। ft क्या, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सो व्हेन f इज 0 v इज इक्वल टू u। अगर कहा कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को आप समझ सकते हो, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगता है तो वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहे। तो कहा कि चलो फोर्स को जीरो कर देते हैं, तो फोर्स को जैसे ही जीरो करोगे तो एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू जीरो, सो एम यू इज इक्वल टू एम वी, एम से एम काट दिया तो v इज इक्वल टू यू, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, सेम ही आ गई। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, एकदम बिल्कुल सही है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी है या नहीं है, एक दूसरे को। दिस मीन्स दैट यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन f इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू u फॉर व्हाट एवर टाइम, टाइम कुछ भी हो इज टेकन, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम t।
तो टाइम टी तक ये क्या होगा, उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि उस पर कोई भी हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया। वी यू कब बना था, क्योंकि कंटिन्यूअसली टी टाइम तक हमने क्या लगाया था, एफ फोर्स लगाया था। अगर टी टाइम तक हमने एफ फोर्स नहीं लगाया है, ऑब्जेक्ट अगर यू वेलोसिटी से चल रहा था, तो टी टाइम तक वो यू वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। इफ यू इज जीरो देन वी विल बी ऑल्सो जीरो। अगर कोई रेस्ट में है तो टी टाइम के बाद भी क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो समझ में आ रहा है, सेकेंड लॉ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, ये नहीं आया, इतना सारा डिस्कशंस का पॉइंट एक ही है कि चीजें समझ में आया। नोट्स लिखवाने से नोट्स तो लिख लोगे, बट समझने के लिए इस तरीके का क्या होगा, एक्सप्लेनेशंस होने का करना बहुत जरूरी है, और वो एनसीईआरटी के ही हेल्प से अच्छे से हो सकता है। क्या हुआ भाई, एसी बंद कर दी क्यों, अरे 26 पे ऑलरेडी चल रहा है, रहने देना, ठीक है कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट करना, और कहीं पे अगर डाउट आता है तो मेरे से पूछना। अब हम लोग समझने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है। The first laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with the method of determining the force. फर्स्ट पहला जो दो लॉ है वो क्या बता रहा है कि हम ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज किए हो तो तुमने कितना फोर्स लगाया है इसके बारे में बताता है पहले दो लॉ, ठीक है। फर्स्ट टू लॉ, द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन applied force changes the motion and provide us with a method to determining the force. The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. ठीक है। तो थर्ड लॉ में ये पाया गया, देखा गया कि किसी भी पहले ऑब्जेक्ट पे अगर दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है तो उसी क्षण, उसी इंस्टेंट में, ठीक है, पहला भी दूसरे पे फोर्स लगाता है। मैं कह रहा हूं कि दूसरा अगर पहले पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसी इंस्टेंट में, जिस इंस्टेंट में आपने इसको हिट किया, उसी इंस्टेंट में दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे फोर्स लगाएगा। ये हमारा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट डायरेक्शंस क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। अगर मैं इस हैंड में इस तरीके से इंपैक्ट कर रहा हूं तो ये भी उतने ही न्यूटन का इंपैक्ट इस हैंड में लगाएगा, बट बिल्कुल फील होगा। किसी को जोर से थप्पड़ मारते हो तो हाथ में चोट नहीं लगता है क्या, है, उसको भी चोट लगता है, बट ऐसा तो नहीं कि तुमको नहीं चोट लगा। जितने जोर से मारो उतना ही जोर का चोट लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, वह उसके गाल पे लगेगा, तुम्हारे हाथ पे लगेगा, बस अंतर तो इतना ही है। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि चोट लगे ही ना, तुम टॉलरेट कर लाओगे, उसको गलत जगह पे लगे तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बट दोनों ही हाथ से हाथ टकराते रहो तो जो एक कमजोर होगा वो हार मान जाएगा, क्योंकि दोनों को ही चोट बराबर लग रहा है। अब एक हाथी पे एक चींटी फोर्स लगाई, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाई, इस तरीके से थोड़ा सा समझने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाई, और उसके रिएक्शंस में हाथी भी चींटी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मगर 10 न्यूटन का फोर्स हाथी को कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, बट चींटी को बहुत असर डाल सकता है, ठीक है। अगर जब तुम अर्थ पे चलते हो तो चलने के ड्यूरेशंस में आप अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किधर लगाते, पीछे की तरफ लगाते, पीछे पीछे, और उसके रिस्पॉन्ड में अर्थ भी आप पे क्या लगाता है, आगे के ऊपर फोर्स लगाता है। अब आगे के फोर्स लगाने के कारण आप आगे की तरफ चलने लगते हैं, मगर अर्थ क्या पीछे की तरफ आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो उतना फोर्स उसके लिए इनफ नहीं है, मगर तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के लिए क्या है, काफी है, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। जब एप्पल हमारे अर्थ की तरफ गिरता है तो एप्पल पे अर्थ हमारा फोर्स लगाता है जिसके कारण गिरता है, ठीक है। तो क्या एप्पल अर्थ पे फोर्स नहीं लगाता होगा, जरूर लगाता होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है ना। न्यूटन ने इस चीज को सिर्फ देखा और उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि न्यूटन के बाद एप्पल फोर्स लगाने लगा होगा अर्थ पे,
फोर्स तो एप्पल अर्थ पे पहले भी लगाता था, बट उसको कोई देखा नहीं था। न्यूटन ने रियलाइज किया और उसका स्टेटमेंट लिखा। तो अगर मान लो कि एप्पल अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या एप्पल के तरफ अर्थ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अर्थ का मास एप्पल के कंपैरिजन में बहुत बहुत बिल्कुल खींच रहा है। क्यों नहीं खींच रहा है? अगर न्यूटन कह रहा है, उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया, उसने ऐसा देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट अगर पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अगर एप्पल अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अर्थ एप्पल पे जरूर फोर्स लगा रहा है, तभी तो वो उसके तरफ जा रहा है। बट एप्पल भी इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शंस में अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। बट क्या अर्थ मूव हो सकता है एप्पल के उस इंपैक्ट के कारण? नहीं हो सकता है। हाँ, हाँ खींच रहे तो हजारों टन। और देख ले भैया, ऐसे कंपैरिजन मत कर, ठीक है ना, खतरनाक कंपैरिजन है, ठीक है। हजारों टन और धरती लाखों टन में है, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग, ठीक है ना। समझ में आ रही है? जो जितना तुम सोचते हो उससे धरती ज्यादा भारी है, ठीक है। तुम्हारा तो जहां तक सोच है, कहा ना कि एटम कितना छोटा है, तो कहा कि जितना तुम सोचते हो ना उससे भी छोटा है, यानी कि तुम सोच ही नहीं सकते हो कि कितना छोटा है। एक सैंड का जो पार्टिकल है जिसको तुम सबसे छोटा मानते हो, वो भी लाखों एटम से मिलके बना हुआ है, लाखों। तो समझ लो कि एटम कितना छोटा है, ठीक है ना। तुम्हारे इमेजिनेशन में समा नहीं सकता है, तुम्हारी बुद्धि में वो जा नहीं सकता है। अब चले ये इधर आ जा, सब एक से एक साइंटिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. These forces act on the different objects and never on the same object. ठीक है ना, एक दूसरे पे अलग अलग, पहले अगर पहला दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा पहले पे लगा रहा है, ठीक है। In the game of the football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with the greater force, collide with the player with the opposite team. Both feel hurt because each applied a force together to the other. In other words, there is a pair of force and not just one force. तो आप कह सकते हैं कि फोर्स कभी अकेला नहीं रहता है, ये हमेशा ही पेयर में रहता है। फोर्स कभी अकेला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही आप पहले पे फोर्स लगाए दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाया, तो फोर्स हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। कोई पूछे कि तुमने फोर्स लगाया, क्या फोर्स पेयर में होगा या सिंगल होगा, तो हमेशा बोल देना पेयर में लगेगा सर, फोर्स पेयर में ही हो सकता है, फोर्स कभी भी सिंगल में नहीं हो सकता है। ये कैसे पता चलता है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है। छोटे छोटा इंफॉर्मेशन है, बट ये छोटा इंफॉर्मेशन को कितने बच्चे याद रखते हैं, कितने बच्चे सही टाइम पे बता पाते हैं, ठीक है। इससे तुम आगे बढ़ते हो। सबके पास हथियार है मान लो, बट यूज कौन कर पाता है? कोई भूल गया, तकिया के नीचे में रख के, अरे सोया हुआ है, वक्त निकल गया, क्या अरे वाह हमको तो सब लूट उठ के चला गया, यही तो चलाना था इसलिए भगवान दिए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो नॉलेज है ये सबको दिया जा रहा है, बट कौन राइट समय पे यूज कर लेगा। जहां पे किसी ने पूछा और तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक किया, तुमने बोल दिया, तुम आगे बढ़ जाओगे, और वो जानते हुए भी पीछे रह जाए, फिर सोचेगा अरे यार ये तो आंसर मेरे को भी मालूम था, तो मालूम था तो बोला क्यों नहीं, ठीक है। हाँ, हवा भी तुम पे फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। सो द टू अपोजिंग फोर्सेस आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। सो पहला जब दूसरे पे फोर्स लगाता है तो इसको एक्शन कहते हैं, मगर दूसरा जब पहले पे फोर्स लगाते हैं तो इसको रिएक्शंस कहते हैं। समझ में आ गया? मैं तुमको मारूं तो मैं एक्शंस दिया, मगर तुम्हारे गाल ने जो मेरे को मारा वो क्या है? रिएक्शन है, ठीक है ना। समझ? हाँ मारा ही क्यों? क्योंकि पेयर में फोर्स होता है, इसीलिए तो पत्थर पे जब तुम मारते हो तो पत्थर जब तुमको मार देता है तो तुम्हारा हाथ ये हो जाता है, तुम कहते हो कि अरे यार रिएक्शन ज्यादा हो गया। तो रिएक्शंस को कम करने के लिए
एक्शंस को क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तुमको देख लेना है कि किधर अपना एक्शन दे रहे हो। ज्यादा मजबूत पे एक्शन दोगे तो उसका रिएक्शन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे हाँ हाँ, एक छोटे बच्चे पे मारोगे तो छोटे बच्चों को चोट लगेगा, मगर छोटा बच्चा का जो गाल होगा स्पंजी होगा बेचारा, उसका वही उतना ही फोर्स तुम उससे ज्यादा फोर्स से अगर दीवार में मार दिए तो दीवार तुमको जब मारेगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कहेगा अरे यार हाथ टूट गया मेरा, ठीक है, समझ में। सो लेट अस कंसीडर द टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर 8.1। अब इसको चलो, ये तो थ्योरेटिकली बता दिया कि उतना ही फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बट कहा कि इसको दिखा के बताओ। आपने तो बता दिया कहानी के जैसा, अब क्यों मानूं कि मैं ट्रू हूं, ठीक है। मैं कहा कि हर एक पहला ऑब्जेक्ट अगर दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पे लगाता है, ये तो कहानी के जैसा है ना। कहा कि अब दिखा के बताओ, प्रूव करके बताओ, आपकी कहानी को मैं मानने वाला नहीं हूं। तो कहा कि ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। दो स्प्रिंग बैलेंस ले लेते हैं, इस तरीके का है स्प्रिंग बैलेंस, इसमें दिखाया नहीं डायग्राम, हाँ यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस, दो स्प्रिंग बैलेंस है। अब इस स्प्रिंग बैलेंस को एक रिजिड ऑब्जेक्ट से फंसा दिया, ठीक है। दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को आप बी में ए फंसाया और इसको खींचो। आप देखोगे अगर न्यूटन में इसमें फोर्स लिखा हुआ है तो ए जितना बी को यानी कि बी पे फोर्स लगाएगा, बी एग्जैक्टली उतना ही ए पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो स्प्रिंग बैलेंस है वो एक ही जगह पे पाओगे। यानी कि अगर ये 5 न्यूटन पे है, यानी कि इसका मतलब है ए को बी 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तभी तो इसका स्प्रिंग यहां से खींच के यहां तक आया, 5 न्यूटन पे है। बट इसका जब रीडिंग देखोगे तो ये भी 5 न्यूटन पे है, यानी कि ए भी बी को 5 न्यूटन से ही खींच रहा है। तो ये बात प्रूव हो जाती है कि जितना फोर्स पहला दूसरे पे लगाता है, दूसरा भी उतना ही फोर्स पहले पे लगाता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। होती है या नहीं? सो इस एक्टिविटी से ये इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है, और ये सही पाया जाएगा, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर द टू स्प्रिंग बैलेंसेस connected together as shown in the figure. The fixed end of a balance B is attached with the rigid support like a wall. When a force is applied through the free end of the spring balance A, it observed that the both spring balances show the same reading on their scale. It means that the force exerted by the spring balance A on B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on balance A. Any of these two forces called as action and other as reaction. This gives us an alternative statement of third law. थर्ड लॉ का एक्शन और रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। हाउएवर इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और एक्शन और रिएक्शंस हमेशा ही दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड टेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन रोड। आप रोड पे खड़े थे और रोड पे वॉक करना स्टार्ट किए, ठीक है। यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स। आपको क्या चाहिए, चलने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, बिना एक्सेलरेशन के तो आप नहीं चल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या जरूरी है, फोर्स, ठीक है ना। जैसा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ रखा है, यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स अकॉर्डिंग विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, which is this force. This force, is it the muscular effort you exert on the road? Is it in the direction you tend to move? क्या आप जो फोर्स लगाते हो उस डायरेक्शन में लगाते हो जिस डायरेक्शन में जाना है? नहीं, हम जिधर जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। मैं अपने आप को ऐसे पुश करता हूँ, ऐसे पुश करता हूँ, ऐसे पुश करता हूँ, इसीलिए मैं क्या जा रहा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। So the road exert an equal and opposite force. No, you push the road below backward. जिस डायरेक्शन में तुमको जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम क्या करते हो, रोड को पुश करते हो, ठीक है। The road exerts an equal and opposite force on your feet to make
to make you move forward. ठीक है, it is important to note that even though the action and reaction force are always equal in magnitude, these forces may not produce the accelerations of equal magnitude. But ये forces कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट में इक्वल एक्सेलरेशंस एक्सर्ट करें, क्योंकि एक्सेलरेशंस मास पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं रोड को पुश कर रहा हूं किसी एक सर्टेन फोर्स से, तो रोड में वो एक्सेलरेशंस नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे में, इधर ध्यान दे दो, बट हमारे में क्या आएगा, वो एक्सेलरेशंस आएगा, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशंस। When a gun is fired, it exerts the forward force on the bullet. जब गन बुलेट को फायर करता है तो गन बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स क्या रहता है, बुलेट भी गन पे लगाता है। बट गन के मास होने के कारण गन का एक्सेलरेशन उतना नहीं होगा जितना बुलेट का होगा, ये रिक्वाइल करके पीछे की तरफ जाता है। इसीलिए हमेशा जब गन को छोड़ा जाता है तो गन को कहते हैं शोल्डर से क्या है, चिपका के रखो, क्योंकि चिपका के नहीं रखोगे, दूर रखोगे तो यहां से आएगा, इस पे झटका लगाएगा। ठीक है, समझ में आया? द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन, दिस रिजल्ट इन द रिक्वाइल ऑफ द गन। गन क्या हुआ, रिक्वाइल करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। सिंस द गन हैज द मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, बुलेट से हमारा गन का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। The acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet, क्योंकि बुलेट हमारा ग्राम में है, ये कहाँ किलोग्राम में है। तो जिस एक्सेलरेशन से वो आगे की तरफ जाएगा, उस एक्सेलरेशन से ये पीछे की तरफ में नहीं जाएगा। ठीक है ना? अगर आप यहीं पे आपने वो देखा गोला छोड़ने वाला, तोप जब गोला छोड़ता है तो गोला बहुत आगे जाके गिरता है, बट थोड़ा सा आपका टैंक भी पीछे जाता है। टैंक थोड़ा सा ही पीछे क्यों जाता है, क्योंकि टैंक का मास बहुत ज्यादा है। अगर टैंक का मास कम रख दो तो टैंक भी उछल के उतना ही पीछे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ठीक है, सो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलिस्ट्रेट व्हेन अ सेलर जंप्स out of the rowing boat. As the sailor jump forward, the force on the boat moves it backward. जैसे कि आप यहाँ पे आप क्या हुए कि यहाँ से आप जंप करना चाह रहे हो, तो इस पे फोर्स लगाए आप, ठीक है, नाव पे, तो नाव ने आप पे आगे फोर्स लगाया और आप आगे चले गए। ठीक है, एक्टिविटी 8.4, request two children to stand on the two separate cart as shown in the figure। दो यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, और इस तरीके के काट पे है। ठीक है, बैग वैग को अभी रख दो शांति से। हाँ, ठंड लग रही है, कंबल लेके आया कर। हाँ ठीक है ना, ब्लैंकेट एक लेके आना है, क्योंकि ऐसी, हाँ ठीक है ना। रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रेन टू स्टैंड ऑन द टू सेपरेट कार्ट एज शोन इन द फिगर 8.13। अब मैं ये कह रहा हूं, गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और द सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट, या तो सैंड में सैंड भर के दे दो या कोई भारी सा बक्सा दे दो, बैग दे दो इन दोनों को। ठीक है, ठीक है, give them a bag of sand, ask them to play the game of catch with the bag, does each of them experience a instantaneous force as the result of the throwing the sand bag। तो बैग जब इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, इस फोर्स के कारण ये भी बच्ची भी इस पे फोर्स लगाएगी। ठीक है ना, तो इस फोर्स के कारण ये थोड़ी सी क्या होगी कि पीछे, ask them to play with the game catch with the bag, does each of them experience a instantaneous force as the result of throwing a sandbag? You can paint a white line on the cart wheels to observe the motion of the two cart when the children throw a bag toward the each other। तो जब ये बैग आप जोर से फेंकोगे तो ये उतना ज्यादा पीछे जाएगी, तो तुमको अगर इसको पीछे करना है तो तुम्हें भी उतना ही जोर से बैग को क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? So now place the two children on one cart and one on another cart, then the second law of motion can be seen। Now place the two children on one cart and one on the another cart, the second law of motion can be seen। As this arrangement would show the different acceleration for the same force, the cart shown in this activity can be constructed by using the 12 खत्म हो गई। ठीक है,
सो इस तरीके से पूरे डिस्कशन में, हाँ एंडिंग अच्छी नहीं थी, कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी थी, मगर अंत इसको यहीं पे करना चाहिए था, यहाँ पे ये सेलर वाली जगह पे, ठीक है ना। सेलर वाली जगह पे क्या क्या हुआ, तेरे वाली बुक में और भी है तो बता ना, क्या है, पुरानी है, अच्छा पुरानी बुक में क्या है, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट ये लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके नोट्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर आप लोग नोट्स लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर से अगले सेशन में। नमस्ते।